ठीक है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो आपको करवाया था, तो आज ज़रा हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बता दिया था कि ये अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और ये अल्ट्रा वायलेट फोटॉन जो हैं इनके अंदर जो है वो ज़्यादा एनर्जी होती है दूसरे फोटॉन्स के मुकाबले में जो विजिबल के अंदर होते हैं यहाँ। तो इसका ये भी इंट्रोडक्शन ही जारी था, तो उसके अंदर आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो क्लास का टाइम हो गया था फिर कि जो कंसेप्ट है आपके पास मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स का, ठीक है, अभी हमने फिर पढ़ा ना कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स, तो आपके पास जो कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स का, हमें ये पता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं लाइक एटम्स कैन एग्जिस्ट इन एक्साइटेड स्टेट्स, क्योंकि आप देखें ना ये पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। एटम्स से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। एटम्स किससे बनते हैं? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस किससे बनता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन प्रोटॉन किससे बनते हैं? क्वार्क से। क्वार्क्स के नीचे अभी हमें नहीं पता, वो उसके लिए स्ट्रिंग थ्योरी है, ठीक है, चलिए स्ट्रिंग से बनते हैं, वाइब्रेशन जो होती हैं फील्ड्स की उनकी वजह से। वो नीचे अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है उसका कि वो क्वार्क्स किस तरह, लेकिन क्वार्क तक जो है वो हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया हुआ। तो ये मतलब ये पूरे मटेरियल के पार्टिकल्स हैं, इस तरह करके मटेरियल जो है वो बनता जाता है। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स हैं, तो अगर एटम्स एक्साइट हो सकते हैं तो फिर मॉलिक्यूल्स भी एक्साइट हो सकते हैं। आप एटम्स को एक्साइट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स भी एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। तो we know that molecules like atoms can exist in the excited state, तो ये भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल जो हैं कैन स्टार्ट आउट इन द ग्राउंड स्टेट, अब्जॉर्व एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड बिकम एक्साइटेड। मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल सोर्स से आप एनर्जी दें, एनर्जी लेगा, एनर्जी लेके वो जैसे एटम होता है, एटम को तो ये ना एक्सटर्नल से एनर्जी दोगे तो साइड, इसी तरह मॉलिक्यूल भी जो है वो एक्साइट हो जाता है। तो वंस जो है वो अगर ये एक्साइटेड स्टेट में है तो दे कैन लूज द एनर्जी एंड गो बैक टू द ग्राउंड स्टेट। एक्साइट होगा फिर यूज़ करेगा, क्योंकि उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मेंटेन करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मेंटेन करने के लिए वो अपनी मेटास्टेबल स्टेट में जाएगा, उसके बाद वापस निचली में आए तो क्या होगा? उसके नतीजे में डिफरेंस ऑफ एनर्जी उसके अंदर से रिलीज, यानी कि जितनी एनर्जी दी उसको उतनी एनर्जी उसने रिलीज़ कर दी। तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड जो है वो कर गया। तो जो अब यहाँ पर ये तो आम हम ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्समियर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हाउएवर एक्समियर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, ये डिफरेंट होते हैं हमारे पास। तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, अब इसको समझने के लिए एक्समियर मॉलिक्यूल्स को मैं एक फिगर जो है वो ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास फिगर 1 है और ये बेसिकली डिस्क्राइब कर लिया है एनर्जी लेवल डायाग्राम ऑफ एक्समियर लेज़र। ये हमारे पास एनर्जी डायग्राम है किसकी? एक्समियर लेज़र की,
ठीक है, तो इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पर इस साइड पर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ठीक है जी। और इस तरफ जो है ये एनर्जी है, यानी कि एनर्जी और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के दरमियान में आपने ग्राफ बनाना है। अब पहला इसके अंदर जो कर्व आता है वो आप देखिए ये यूं ये जा रहा है कर्व ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक और इसके ऊपर से शुरू होता है, वो यूं आता है और ऐसे इस तरफ चला जाता है, ठीक है जी। तो ये हमने कुछ लेवल्स बना दिए इसके अंदर, इसको ऐसे मिला दें, ठीक है जी। अब आपके पास जो यहाँ से ये इधर से एक ट्रांजिशन यूँ हो रही है, फिर यहाँ से एक ट्रांजिशन ऐसे हो रही है, और इधर से एक ट्रांजिशन ये हो रही है, और इधर से आपके पास जो है वो ये वाली जो है ये लेजिंग ट्रांजिशन है। तो यहाँ से ये फोटॉन निकलेगा, लेजिंग ट्रांजिशन, ठीक है। लेजिंग ट्रांजिशन है तो इसके अंदर से फोटॉन जो है वो निकलेगा। अब ये वाला जो सारा ये कर्व है, ये एनर्जी कर्व फॉर बाउंड, एनर्जी कर्व फॉर बाउंड एक्साइटेड डाइमर स्टेट, जिस इस डायमर स्टेट को ये आप कहते हैं एक्समेयर। ये अब उसके बाद जो ये दूसरा आ रहा है इसके अंदर, एक तो ये कर्व आ रहा है ना ऐसे, एक कर्व ये आ रहा है, ये एनर्जी कर्व है बाउंड एक्साइटेड डायमर के लिए, ठीक है। ये दूसरा जो है ये वाला जो ये एनर्जी कर्व है, ये तो इसके लिए हो गया ना। ये वाला जो एनर्जी कर्व है फॉर अनबाउंड, ये आपके पास अनबाउंड सेपरेट एटम्स के लिए है। तो बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी के कर्व्स हैं, ये वाले जो आपने ड्रा किए हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है ग्राउंड स्टेट का, इन द केस ऑफ एक्सियल मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव मिनिमम एंड हैंस दे डू नॉट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल इन दिस स्टेट। इनका कोई मिनिमम नहीं होता, इसलिए ये इस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। द पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ द ग्राउंड स्टेट, तो जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है आपके पास ग्राउंड स्टेट का, इन केस ऑफ एक्समेयर मॉलिक्यूल्स, एक्समेयर मॉलिक्यूल्स के केस में डज नॉट हैव मिनिमम इसमें मिनिमम नहीं होता, एंड हैंस दे डू नॉट एग्जिस्ट, एंड हैंस दे डू नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते
as a molecule in this state. अच्छा, मुझे बताएं कि मिनिमम कब होना था। अगर इस कर्व को आप देख रहे हैं तो हमने कहा कि इसमें मिनिमम नहीं है, तो ये कर्व किस तरह का होता कि अगर ये मिनिमम होता तो? हाँ, इस लाइन से नीचे आ जाता अगर ये नेगेटिव में चला जाता। यू आर राइट, अगर ये नेगेटिव में चला जाता तो फिर ये मिनिमम हो जाता। तो अब चूंकि ये मिनिमम में नहीं है, ये तो वो नेगेटिव से ऊपर ऊपर ही आ रहा है, लिहाजा इसका मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता इस केस के अंदर। तो ये अब किस केस में होंगे? दे कैन एग्जिस्ट एज ए फॉर्म ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब चूंकि ये मिनिमम के अंदर नहीं जा रहा तो दे कैन exist as a form of stable molecules called excited dimers, जिनको excited dimers कहते हैं। only if they are in excited state। अगर ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर हों ऑलरेडी तो फिर ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड डाइमर्स। कोई भी जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स या एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको आप डाइमर्स का नाम जो है वो देते हैं। तो अब since the potential energy curve for that state, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है इस स्टेट के लिए, दैट या दिस स्टेट के लिए हैव मिनिमम, तो फिर उसके पास मिनिमम होगा। यानी कि अगर एक्समेर मॉलिक्यूल्स हैं या डाइमर मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर उनके लिए मिनिमम का होना ज़रूरी है। लेकिन हमने ये जो ऊपर कर्व बनाया है इसके अंदर तो हमारे पास कोई भी मिनिमम जो है वो नहीं आ रहा। अब अगर एक्समेर मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर है ना, तो अगर एक्समेर मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लूज़ करता है तो ये फॉल बैक करेगा किस में? ग्राउंड स्टेट के अंदर, और मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक अप हो जाएगा इनटू इंडिविजुअल एटम्स इन ए फ्यू पिको सेकेंड्स। तो कुछ ही देर में वो ब्रेक होके तो एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर क्या करता है? एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है। तो if an excimer molecule loses its energy, या अपनी एनर्जी को लूज करता है, लॉस करता है, एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, और फॉल बैक आ जाता है ग्राउंड स्टेट में। तो मॉलिक्यूल ब्रेक्स अप इनटू इंडिविजुअल, द molecule break up into individual atoms। तो ये इंडिविजुअल एटम्स जो हैं उनके अंदर ब्रेकअप हो जाता है इन ए फ्यू पिको सेकेंड्स।
कुछ पिको सेकंड्स के अंदर। तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एक्समियर लेज़र इज शोन इन फिगर 1। ठीक है, ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम जो है इसकी बनाई हुई है। तो पहली बात तो ये होगी कि जो एक्समियर मालिक्यूल्स हैं ये आम मालिक्यूल्स की तरह नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं, ये डायमर्स होते हैं। डायमर्स का मतलब होता है दे आर ऑलरेडी इन एक्साइटेड स्टेट, ये पहले से एक्साइटेड स्टेट के अंदर होते हैं। अब यहाँ तक हमें, इधर तक हमने अभी ये समझा कि व्हाट इज़ एक्समियर, एक्समियर क्या चीज़ है। ठीक है, अब आपने इसकी क्या बनानी है, लेज़र। तो लेज़र बनानी है तो उसके लेज़र के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए। तो अब उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। तो एक्समियर लेज़र जो हैं इनके अंदर जो हैं हमारे पास 2 लॉन्ग ट्रांसफ़र इलेक्ट्रोड्स होते हैं, गैस प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, और मोस्ट एक्समियर लेज़र जो हैं ये ऑपरेट करती हैं एट मैनी टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये हम पॉइंट्स की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। नंबर 1, जो एक्समियर लेज़र्स हैं हैव 2 लॉन्ग ट्रावर्स ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, 2 लॉन्ग ट्रांसफ़र इलेक्ट्रोड्स होते हैं एंड द गैस प्रेशर, और जो गैस प्रेशर है आर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेटर, या उससे ग्रेटर होता है। तो मोस्ट एक्समियर लेज़र्स जो हैं, मोस्ट एक्समियर लेज़र्स, ज़्यादातर जो एक्समियर लेज़र्स हैं ऑपरेट एट मैनी टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। अब अनलाइक नाइट्रोजन लेज़र जो लाइफ टाइम होता है अपर लेजिंग लेवल का इज अप्रॉक्सीमेटली 10 ऑफ नैनो सेकंड्स, यानी कि जो अपर एनर्जी लेवल होता है उसके अंदर जो लाइफ टाइम है, यानी कि जितनी देर तक उसने स्टे करना है वहाँ पर एटम ने, वो 10 ऑफ नैनो सेकंड के बराबर होता है। तो नंबर 2, अनलाइक नाइट्रोजन लेज़र्स द लाइफ टाइम, जो लाइफ टाइम है ऑफ द अपर
ऑफ द अपर लेजिंग लेवल, ऊपर वाला यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेजिंग लेवल है इज़ अप्रॉक्सीमेटली tens of nanoseconds, ये टेंस ऑफ नैनो सेकेंड्स के बराबर होता है. सो द रिक्वायरमेंट फॉर ए लो इंडक्टेंस, सो फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लो इंडक्टेंस, तो जो रिक्वायरमेंट है लो इंडक्टेंस की and hence fast electrical discharge path are somewhat relaxed. Electrical discharge path are somewhat relaxed. तो अब जो आपका अनलाइक नाइट्रोजन लेज़र जो लाइफ टाइम है इसका अपर लेजिंग लेवल का वो अप्रॉक्सीमेटली 10 ऑफ नैनो सेकेंड होता है. तो लिहाजा जो रिक्वायरमेंट है लो इंडक्टेंस की, ठीक है, लो इंडक्टेंस मतलब इंडक्टर का आपको पता ही है वो कॉइल होती है उसके ऊपर वूंड किया होता है. तो अगर आपको लो इंडक्टेंस चाहिए और फास्ट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज चाहिए तो फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का पाथ है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको समवट आपको रिलैक्स करना पड़ेगा उस पाथ को. यानी कि रिलैक्स करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा पाथ ओपन करना पड़ेगा कि आसानी से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पास कर सके और जो वहाँ पर एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उस एक्समियर मटेरियल के वो उनके साथ रिएक्ट कर सके. ठीक है जी. उसके बाद जो मोस्ट एक्समियर लेज़र्स हैं ये यूज़ करती हैं नंबर 3 पर मोस्ट एक्समियर लेज़र्स. ज़्यादातर जो एक्समियर लेज़र्स हैं यूज़ ए डिस्चार्ज सर्किट, यूज़ ए डिस्चार्ज सर्किट, ये यूज़ करती हैं डिस्चार्ज सर्किट कंसिस्टिंग of large capacitor and low inductance switch. और एक लो इंडक्टेंस का स्विच इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है as shown in figure 2. अब मैं यहाँ पर फिगर 2 इसकी बनाता हूँ जो कि इसकी सर्किट डायग्राम है. तो अब आप देखें कि इसकी जो सर्किट डायग्राम है ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है जी. यहाँ से इसको आगे ले जाएं, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1 जो कि मेन कैपेसिटर है. इसके बाद इधर से आए तो ये एक चार्जिंग इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है. उसके बाद फिर आगे आए तो यहाँ पर फिर एक कैपेसिटर
C2 लगा हुआ है और इसके साथ इसको आपने ग्राउंड किया हुआ और इधर जो है इससे थोड़ा सा आगे है इसको भी ग्राउंड किया हुआ है। और ये जो है ये आपके पास लेज़र ट्यूब है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक मटेरियल इसने अटैच किया हुआ है, इसके साथ इधर भी इंडक्टेंस ही लगी है ये, लेकिन ये इंडक्टेंस जो है ये 13 एक मटेरियल होता है उसकी इंडक्टेंस बनी हुई है। ये भी L है और ये है थायरेटियम, उसका इंडक्टर लगा हुआ है और इसको भी ला के यहाँ पर नीचे जो है वो ग्राउंड किया हुआ है। ये भी जो है इधर यहाँ से लाकर इसको भी ग्राउंड जो है वो किया हुआ है, इसको भी आगे बढ़ा लें। ये भी ग्राउंड और ये भी ग्राउंड। तो ये आपके पास फिगर 2 है। ये एक्समियर लेज़र सर्किट है। तो जो मेन कैपेसिटर है आपके पास C1 वो चार्ज करता है विद हाई वोल्टेज ऑफ अबाउट 40 किलोवाट थ्रू द चार्जिंग रजिस्टर। ये जो लगी हुई है ना यहाँ पर ये चार्जिंग रजिस्टर है। तो अगर आप इसको 40 किलो वोल्ट जो है यानी कि 40 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू और इसी के साथ जो इंडक्टर लगा हुआ है ये वाला इंडक्टर ये भी क्या होगा, ये भी चार्ज होगा। तो अब लेज़र को फायर करने के लिए यानी कि लेज़िंग को स्टार्ट करने के लिए जो थायरेटन है का मटेरियल है इसको ट्रिगर किया जाता है और शॉर्ट किया जाता है जो लेफ़्ट साइड होती है इसकी C1 कैपेसिटर C1 की, जहाँ पर डिस्चार्ज अकर करता है। तो डिस्चार्ज अकर वेरी रैपिडली ऑफ द ऑर्डर ऑफ अबाउट 10-40 नैनो सेकेंड, यानी कि जब डिस्चार्ज अकर करता है तो वो कितना, एक तो आप इसको पोटेंशियल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं 40 किलो वोल्ट का, ठीक है, चार्जिंग करने के लिए किसको, इस रजिस्टर को। और उसके बाद जो हमारे पास, अच्छा ये मटेरियल का नाम मैंने गलत लिखा है, ये थायरेट्रन पता नहीं क्या है यार, थायरेट्रन, इसकी देख लेना प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये कोई थायरेट्रन, ये चीज़ जो है ना ये कोई स्विच टाइप लगी हुई है इधर ना इस इंडक्टेंस के साथ। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया आपने, 40 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या किया, इसको चार्ज किया, इसको चार्ज करने के बाद करंट ने फ्लो किया इस कैपेसिटर C1 तक इस लेज़र ट्यूब से। तो जाहिर बात है ये ट्यूब है पूरी, तो जब करंट गुजरेगी तो उसके अंदर क्या होगा, ट्यूब के अंदर गैस है तो वो क्या करेगी, डिस्चार्ज करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, कोलिजन्स होंगे तो डिस्चार्ज होना
शुरू हो जाएगा और ये डिस्चार्ज जो ये अकर करेगा वेरी रैपिडली। दिस डिस्चार्ज अकर्स वेरी रैपिडली, यानी कि जो ही आप चार्जिंग करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तेज़ी से डिस्चार्ज होगा। जब आप थायरेट्रन जो मटेरियल है उसको ट्रिगर करेंगे तो डिस्चार्ज जब अकर करेगा रैपिडली तो इसका आर्डर जो है, ये इसका आर्डर होगा आर्डर ऑफ 40 नैनो सेकेंड, 40 नैनो सेकेंड का। और जो चार्जिंग इंडक्टर है ये इसेंशियली एक ओपन सर्किट है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, यानी कि जब डिस्चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग इंडक्टर जो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब ये है कि ये गुजरने दे रहा है करंट को, जाने दे रहा है आगे की तरफ। तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो फ्लो कर रही है फ्रॉम द कैपेसिटर इनटू द लेज़र ट्यूब, बट डिस्चार्ज डज नॉट अकर इमीडिएटली सिंस द प्रेशर ऑफ द लेज़र ट्यूब इज़ हाई। अब क्या हो रहा है कि करंट इधर से फ्लो कर रही है, फ्लो करके इधर तक गई, फिर इस कैपेसिटर तक आई, इस कैपेसिटर तक आने के बाद इस ट्यूब के अंदर दाखिल होगी। अब जब इस ट्यूब के अंदर दाखिल हो गया तो यहाँ पर इमीडिएटली जो है वो डिस्चार्ज अकर नहीं करता, इस जगह पर कर जाता है अकर, लेकिन इस जगह पर इमीडिएटली जो है वो डिस्चार्ज अकर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है ट्यूब का वो बहुत हाई होता है, मैनी एटमॉस्फेयर्स का होता है। और गैस इनसाइड जो होती है लेज़र चैनल में इज़ नॉट येट आयोनाइज्ड, यानी कि इसके अंदर अब ज़ाहिर बात है डिस्चार्ज आया, डिस्चार्ज ने आकर इसके अंदर जो मटेरियल है उसको आयोनाइज करना है। आयोनाइज का मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स आके टकराएंगे मटेरियल्स के साथ तो उनके एटम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। तो इसने तब आयोनाइजेशन जो है वो करनी है। तो आयोनाइजेशन जो है इज परफॉर्म्ड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू स्मॉल कैपेसिटर C2। अब स्मॉल कैपेसिटर कौन सा है, ये वाला लगा हुआ है, इसके थ्रू जो करंट गुजरती है वो आयोनाइजेशन परफॉर्म करती है। और फिर पी आयोनाइजेशन स्पार्क गैप्स जो हैं इनसाइड द लेज़र ट्यूब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इसके नतीजे में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यानी कि जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इसमें से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। किस में से, आयोनाइज्ड गैस में से। यानी कि इसके अंदर आपको गैस को क्या करना पड़ेगा, आयोनाइज्ड करना पड़ेगा। और आयोनाइज आप गैस को किसकी मदद से कर रहे हैं, यू आर आयोनाइजिंग द गैस विद द हेल्प ऑफ करंट। अब करंट की मदद से गैस को कर रहे हैं। तो अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होंगी फ्रॉम दीज स्पार्क्स आयोनाइजिंग गैस लेज़र चैनल विच देन कंडक्ट्स द मेन डिस्चार्ज करंट प्रोड्यूसिंग ए लेज़र पल्स। तो फिर उसके बाद इसमें से लेज़र पल्स जो है वो निकलनी शुरू हो जाएगी जब डिस्चार्ज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम एक और ये होता है कि जो हीट रिमूवल है फ्रॉम डिस्चार्ज इज़ ए मेजर इशू विद एक्समियर लेज़र। कोई भी लेज़र जो आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना उसमें हीट डिस्चार्ज का मसला जो है वो आता है। डिस्चार्ज तो हो गया, अब जब डिस्चार्ज हुआ है तो ज़ाहिर बात है कि इलेक्ट्रॉन्स आके टकराए हैं एटम्स के साथ, तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बड़ी है काइनेटिक एनर्जी, बार बार आके टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो अगर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो इट विल काज डैमेज टू द लेज़र ट्यूब। तो वो जो लेज़र ट्यूब है आपकी उसको डैमेज कर सकती है। तो हीट रिमूवल जो है हीट रिमूवल फ्रॉम डिस्चार्ज is a major issue in Excimer lasers। अब जो आप यहाँ पर गिवन एनर्जी इनपुट पे देते हैं ट्यूब को वो सेवरल किलोवाट्स की होती है, ठीक है।
इनपुट एनर्जी जो दी जाती है वो सेवरल किलोवाट्स की होती है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी नहीं होती। तो देयर इज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हाई प्रेशर लेजिंग गैस। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो पैदा हो रही होती है और उसको आपने उस लेजिंग गैस में से क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, बाहर निकालना होता है, उसको रिमूव करना होता है। तो दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग ए लार्ज स्क्विरल केज ब्लोवर। तो एक स्क्विरल केज ब्लोवर एंड वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स जो हैं विद इन द लेज़र वैसल इटसेल्फ जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक तो वाटर की लाइंस होती हैं और एक केज ब्लोवर टाइप, स्क्विरल केज ब्लोवर टाइप जो है ऑपरेटस जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। तो स्क्विरल केज एक इस्तेमाल किया जाता है ब्लोवर, एंड वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर, और एक वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स विद इन लेज़र वैसल इटसेल्फ। इसको लेज़र वैसल यानी कि वो लेज़र का जो पूरा ट्यूब होता है, पोर्शन होता है, उसके अंदर आप यूज़ करते हैं। तो लेज़र गैसेस जो हैं आर फोर्स्ड अराउंड ए वैसल एट हाई स्पीड्स थ्रू द लेजिंग चैनल एंड पासिंग थ्रू द कूल्ड क्वाइल्स, वाटर क्वाइल्स, एंड द गैस इज कूल्ड एंड सर्कुलेटेड थ्रू द लेज़र। अब ये क्या होता है कि इनमें से गैस गुजरती है और बार बार रीसर्कुलेट होती रहती है, बनती है, गुजरती है, ठंडी होती है, बनती है, गुजरती है, ठंडी होती है, और ये प्रोसेस जो है वो रीसर्कुलेट होता रहता है। तो इसकी अगर आप फिगर बनाएं, इसी ये जो स्क्विरल इसके अंदर लगाते हैं, तो वो फिगर मैं आप बना के दिखा देता हूँ। एक तो केज होता है आपके पास, स्क्विरल केज, और उसके साथ लाइंस होती हैं वाटर की। ये देखिए, ठीक है जी, ये हमारे पास वो केज है, ब्लोवर है, और इसके साथ यहाँ पर ये मुख्तलिफ जो हैं वो ये वाटर की लाइंस जो हैं वो बनी होती हैं, और ये इसके साथ बना होता है लेज़र चैनल। ठीक है जी, और ये कनेक्टेड होती हैं इसके साथ, इसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर। तो इसको नाम देते हैं हम फिगर 3 का एक्समेयर लेज़र हीट रिमूवल मैकेनिज्म। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको यहाँ पर अभी इसकी कंस्ट्रक्शन तक जो है वो पढ़ा दिया। अब आगे इसकी वर्किंग जो है वो रहती है।